बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी पिंड पर आवेश क्यों उत्पन्न होता है। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी पिंड पर कितनी तरीके से आवेशों को उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात उनके आवेशन की विधियां क्या हैं, तथा हम आवेशों के मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम पिंड के आवेशन के प्रकार के बारे में अध्ययन करने से पहले आवेश के एक गुण, जिसे हम उसकी योजकता का गुण अथवा आवेश की योगात्मकता का गुण जिसे हम कह सकते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का अध्ययन करेंगे। इसके अनुसार किसी पिंड अथवा किसी निकाय के ऊपर उपस्थित कुल आवेश उसके अलग अलग भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के मान के बराबर होता है, जिसे हम उसकी योजकता का नियम कहते हैं। जैसे अगर कोई पिंड है, जैसा कि देखें आपको चित्र में दर्शाया गया है, एक पिंड है जिसके अलग अलग भागों में प्लस Q1 आवेश, माइनस Q2 आवेश, प्लस Q3 आवेश है, डॉट डॉट डॉट। तो उस पिंड पर उपस्थित कुल आवेश, जिसे हम सिग्मा समेशन Q से लिख रहे हैं, बराबर होगा प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जैसे हम इसी को एक प्रश्न के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे प्रश्न में देखिए, किसी निकाय के ऊपर प्लस Q कामा माइनस 2Q कामा प्लस 3Q तथा प्लस 5Q आवेश है, तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा? तो इसका सलूशन होगा Q बराबर अब अलग अलग भागों पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग, अर्थात Q बराबर प्लस Q प्लस माइनस 2Q प्लस 3Q प्लस 5Q। अगर हम इनको सरल करें तो ये होगा प्लस 9Q माइनस 2Q बराबर होगा प्लस 7Q, अर्थात उस निकाय पर परिणामी आवेश अब 7Q होगा। अब हम आवेशन की विधियों के बारे में बात करते हैं, अर्थात हम उन विधियों की बात करेंगे जिनके द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, अर्थात किसी अनावेशित वस्तु के ऊपर आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। अगर हम इन विधियों की बात करें तो ये मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा, तीसरा प्रेरण द्वारा। अब हम इन विधियों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले विधि की बात करें तो वह है घर्षण द्वारा आवेशन, अर्थात चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन की विधि में जब हम 2 कुचालक अथवा 2 ऐसे पदार्थ जो चालक नहीं हैं, वे अनावेशित हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, या हम दूसरी भाषा में बात करें कि उनका कार्यफलन अलग अलग है, उनके मध्य में घर्षण कराया जाता है, तो इसमें परस्पर आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। इसके बारे में हम इसके पहले के वीडियो में विस्तार में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब एक वस्तु जिसका कार्यफलन या इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है, एक दूसरी वस्तु जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या कार्यफलन का मान ज़्यादा होता है, उनके मध्य घर्षण कराते हैं, तो जो वस्तु जिसका इलेक्ट्रॉन बंधुता या कार्यफलन कम होता है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और यह त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अथवा कार्यफलन का मान ज़्यादा है पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और इस कारण वह धनावेशित हो जाती है, तथा दूसरी वस्तु जिसका कार्यफलन अधिक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने की वजह से वह ऋणावेशित हो जाती है, और इसी विधि को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है, 1-2 वस्तुएं हैं जिनमें घर्षण के पूर्व कोई आवेश नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने उनके मध्य घर्षण किया तो उसमें से एक वस्तु धनावेशित हो गई और दूसरा वस्तु ऋणावेशित हो गई। बच्चों, इस विधि में
कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जरूर ध्यान दिया जाए। पहला, कि यह विधि विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने के लिए अधिक उपयोगी होगी, चालकों के लिए नहीं। दूसरी, यह विधि में जो आवेश उत्पन्न होगा, दोनों ही वस्तुओं पर आवेश का परिमाण समान होगा, परंतु उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होगी। अर्थात अगर एक धनावेशित होगी तो दूसरी ऋणावेशित होगी और परिमाण, आवेशों का परिमाण समान होगा। बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन की इस विधि में जो मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें दो विद्युत रोधी पदार्थों को परस्पर घर्षण कराने पर वे परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाते हैं, को निम्न उदाहरण से भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा उनका परिमाण समान रहता है। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की फर से अगर रगड़ा जाता है तो बिल्ली का फर धनावेशित हो जाता है तथा एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। एवं जब ग्रेफाइट की छड़ को बिल्ली की फर से रगड़ा जाता है तो बिल्ली का फर धनावेशित तथा ग्रेफाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। इसी प्रकार ऊन के कपड़ों को रबड़ से रगड़ने पर ऊन का कपड़ा धनावेशित हो जाता है तथा रबड़ ऋणावेशित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही वस्तुएं धना आवेशित होंगी, जिसमें एक यदि धनावेशित होगी तो दूसरी ऋणावेशित होगी एवं दोनों पर आवेश का परिमाण समान होगा। बच्चों, पिंड को आवेशन करने की प्रक्रिया की दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन, अर्थात चार्जिंग बाई कंडक्शन। बच्चों, यह विधि आवेश के एक गुण जिसको हमने पहली स्लाइड में अध्ययन किया, जिसे हम कहते हैं योगात्मक का गुण, ये इसके ऊपर आधारित है। आवेश के योगात्मक के गुण में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी पिंड के अलग अलग भाग पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग उस पिंड पर उपस्थित संपूर्ण आवेश के मान के बराबर होता है। चालन द्वारा आवेशन इसी बात पर निर्भर करता है। इसके अनुसार जब हम किसी उदासीन वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लेकर जाते हैं तथा इनको परस्पर संपर्क कराते हैं, तो संपर्क कराने पर आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु के ऊपर तब तक स्थानांतरित होता रहता है जब तक उन पर आवेश का परिमाण समान न हो जाए, तथा अब इनको अलग अलग करने पर दोनों ही वस्तुएं समान प्रकृति से एवं समान परिमाण के आवेश से आवेशित हो जाती हैं। इसी विधि को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे आपको चित्र में दर्शाया गया है, पहले चित्र में आप देखेंगे तो एक ऋणावेशित क्षण को एक पृथक्कृत गोलीय चालक के पास ले गए, उससे संपर्क कराया, तो ऋणावेशित क्षण से ऋणावेश उस गोली चालक पर स्थानांतरित हो गई, अर्थात वह गोली चालक भी ऋणावेशित हो गया। अलग अलग करने पर दोनों पे ही ऋणावेश होगा। इसी को एक दूसरे चित्र से भी दर्शाने की कोशिश की गई है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास दो गोलीय पिंड हैं। एक पिंड ए है जिस पर आवेश का मान Q है, दूसरा अनावेशित है अर्थात उस पर आवेश का मान 0 है। हम जब इन दोनों पिंडों को परस्पर संपर्क में लाते हैं तो आवेशों के योगात्मकता के नियम के अनुसार उन दोनों ही पिंडों को मिलाकर के कुल आवेश हो जाता है Q + 0 = Q। अब यह आवेश उस संयुक्त पिंड A और B पर समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे ही इन दोनों पिंडों को हम पृथक करते हैं तो पिंड A पर Q/2 आवेश तथा पिंड B पर Q/2 आवेश दोनों ही धन है, जो कि पिंड A पर धनावेश था, उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार पिंड A पर +Q/2 आवेश तथा पिंड B पर भी +Q/2 आवेश उत्पन्न हो जाता है और दोनों ही आवेशित हो जाते हैं। बच्चों, आवेशन की जो तीसरी विधि है वह है प्रेरण की विधि, अर्थात प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसे हम कह सकते हैं
चार्जिंग बाय इंडक्शन। यह विधि स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना के ऊपर आधारित है। स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना के अनुसार यदि हम किसी आवेशित पिंड को किसी अनावेशित पिंड के, जो कि पृथक्कृत हो, के समीप ले जाते हैं तो उस अनावेशित पिंड के विपरीत सिरों पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसे फिर से समझें कि यदि हम किसी आवेशित वस्तु को किसी पृथक्कृत उदासीन वस्तु के निकट ले जाते हैं तो आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेशों में से वह आवेशित पिंड, जैसे हम कोई धनावेशित क्षण ले जाएं तो उसमें उपस्थित ऋणावेश को तो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, धनावेश को विपरीत सिरे की तरफ प्रतिकर्षित कर देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस उदासीन वस्तु के विपरीत सिरों पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो गए। इसी घटना को हम प्रेरण कहते हैं, जो कि चित्र में प्रदर्शित है, जहां एक धनावेशित क्षण को एक पृथक्कृत अनावेशित गोली चालक के पास ले जाते हैं तो उस क्षण पर उपस्थित धनावेश उस अनावेशित गोली चालक के ऊपर उपस्थित ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है तथा धनावेश को विपरीत सिरे की तरफ प्रतिकर्षित कर देती है। इस प्रकार उस गोली चालक की एक तरफ ऋणावेश तथा दूसरी तरफ धनावेश उत्पन्न हो गया है। अब इस गोली चालक को अगर हम भू संपर्कित कर दें, ध्यान दीजिएगा, भू संपर्कित अर्थात ग्राउंड से जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो हम ये देखते हैं कि जो क्षण पर उपस्थित धनावेश है वो अनावेशित गोली पर उपस्थित ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करके बंध रखती है, उसको आकर्षण बल से बांधे रखती है, परंतु जो धनावेश है प्रतिकर्षण की वजह से दूसरी तरफ है वह मुक्त है और वह पृथक्कृत करने पर पृथ्वी पर चली जाती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि उस अनावेशित गोली चालक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अब ऋणावेश बसते हैं। अब अगर हम उस धनावेशित क्षण को उस गोली चालक से हटा देते हैं तो ऐसी स्थिति में उस गोली चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर वह ऋणावेश वितरित हो जाता है और वह जो गोली चालक है वह ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो किसी भी गोली चालक के ऊपर धनावेश भी उत्पन्न कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो क्षण लेना होगा वह विद्युत ऋणावेशित क्षण लेना होगा। अगर ऋणावेशित क्षण लेंगे तो वह धनावेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा तथा ऋणावेशों को दूसरी तरफ प्रतिकर्षित कर देगा। भू संपर्कित करने पर वह ऋणावेश पृथ्वी में चले जाएंगे क्योंकि वो मुक्त हैं तथा धनावेश उस पिंड पर अवशेष रह जाएगा। अब उस ऋणावेशित क्षण को हटाने पर उस गोली चालक के ऊपर जो पहले अनावेशित थे अब उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और इस प्रकार वह चालक धनावेशित हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रेरण द्वारा किसी पिंड पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। याद रखेंगे, प्रेरण की विधि में जो चालक के ऊपर आवेश उत्पन्न हो रहा है वह विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ है। बच्चों, अब हम लोग आवेश के मात्रक के बारे में बात करेंगे। बच्चों, विद्युत आवेश का मात्रक एसआई में कूलाम होता है। इसे हम सी से व्यक्त करते हैं। अगर हम चाहें तो इसको एसआई पद्धति में इस प्रकार भी देख सकते हैं। विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू बाई टी तथा आवेश क्यू बराबर क्या होगा आई इंटू टी, जहाँ आई विद्युत धारा है जिसका मात्रक होगा एम्पियर, टी समय है जिसका मात्रक है सेकेंड। इस तरह अगर हम आवेश की मात्रा की बात करें तो वो होगा एम्पियर सेकेंड, जिसे हम कूलाम कहते हैं। इसकी जो बीमा होगी वो होगी 1 टू द पावर 1 और t टू द पावर 1। बच्चों, आवेश का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है उसे हम स्टेट कूलाम कहते हैं। यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक वह इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या जिसे हम फ्रैंकलिन कहते हैं होता है। याद रखेंगे, आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर वैद्युत इकाई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज या फ्रैंकलिन है। 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, या उल्टा भी हम कह सकते हैं कि 1 स्टेट कूलाम बराबर होगा -3.335 × 10⁻10 कूलाम।
इसके अन्य छोटे मात्रक निम्न प्रकार के हैं। एक मिली कूलम यानी 10⁻³ कूलम, एक माइक्रो कूलम 10⁻⁶ कूलम, एक नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम, एक पिको कूलम 10⁻12 कूलम। बच्चों, इसके अलावा आवेश का एक विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है, EMU जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। बच्चों, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसे हम फैराडे कहते हैं। एक फैराडे का मतलब है 96485.339 कूलम, या हम इसी को पढ़ते हैं 96500 कूलम, याद रखेंगे। बच्चों, एक फैराडे का तात्पर्य है एक इलेक्ट्रॉनों का एक मोल। फिर से एक बार, एक फैराडे का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनों का एक मोल।